हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए। इंग्लिश को हम करने वाले हैं और हमारा टॉपिक रहेगा आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। इसमें हमने लास्ट वीडियो आपको करवा दी है और अगर आप वह वीडियो नहीं देखते हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली है। तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है प्लेलिस्ट। तो क्लास 10th इंग्लिश उसे में जाइए और पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए। और ये आज जो है सेकंड वीडियो रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने इसे अच्छे से समझा दिया था, पूरी समरी बता दी थी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना, वो सारा कुछ करवा दिया था क्लियर। ठीक है, तो पहली वीडियो आप पहले जाके देख लीजिए फर्स्ट वीडियो। आज जो वीडियो रहेगी वीडियो नंबर 2 रहेगी, सेकंड वीडियो आज रहने वाली है। तो कक्षा 10 के लिए है डस्ट ऑफ स्नो हम करवाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वह यही करना है कि जो इससे पहले वाली वीडियो है वह अच्छे से देख लीजिए, नंबर 1 वीडियो। चलिए आज आगे का पार्ट शुरू करते हैं, नंबर 2। और आगे के पार्ट में आज हम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो के एडिशनल क्वेश्चन को। एडिशनल क्वेश्चन में मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट एग्जाम में देखा गया कि एक्स्ट्रा प्रश्न काफ़ी आए हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सारा कुछ मैटर जो देख रही हो ना स्क्रीन पर, ये सब करवा दिया। ये सब कंप्लीट ये करवाए हुए हैं। शब्दार्थ है, भावार्थ है, ये थिंकिंग अबाउट इट, अबाउट द पोइम, ये जो क्वेश्चन है सब करवा दिए गए हैं। तो पहले लास्ट वीडियो को कवर करके आइए और फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल क्वेश्चन पढ़ना। हाँ जी, एडिशनल क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। ध्यान रखिएगा आपको पेपर में क्या आया है, 20 वर्ड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 में दे दिए इसने 20 वर्ड्स, मतलब लगभग आप 20 के आसपास। ठीक है, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, पर ये नहीं बहुत ज़्यादा हो जाए, 20 के इर्द गिर्द ही घूमना है। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्रो सिम्बोलाइज। क्रो किसका प्रतीक है? क्रो सिम्बोलाइज सोरो। कौवा जो है दुख का प्रतीक है। दिस डार्क साइड ऑफ नेचर इज फेस्ड बाय मैन एट डिफरेंट टाइम इन लाइफ। प्रकृति के इस अंधेरे पक्ष का सामना मनुष्य जीवन में अलग अलग समय करना पड़ता है मनुष्य को सामना। देखो, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको समझ नहीं आएगा, और लास्ट वीडियो देखिए तो हम बता देते हैं कि अपना ने बात की थी, याद करो। एक पेड़ है जिसका नाम हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है कवि, कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ये मतलब जो बता रहा है ये सर्दियों वाला जगह है, यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है। तो स्नोफॉल होकर इस पेड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, और यहाँ एक कौवा बैठा है इस जगह। ठीक है, यहाँ जो है कौवा बैठा है एक। ठीक है, और जैसे ये कौवा फड़फड़ाता है तो ये बर्फ़ कहाँ जाती है? ये बर्फ़ सारी सारी नीचे गिरती है, और किसके ऊपर गिर जाती है? इसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था अपने कोई दुख में बैठा है, यहाँ दर्द में, यानी ये इसको बुरा फील हो रहा है, कोई अपसेट है ये, और किसी बात को लेकर ये पश्चाताप कर रहा है, तो अपना दिन बर्बाद कर रहा है यहाँ बैठ के। और जैसे ये बर्फ़ ऊपर गिरी है इसके, तो नेचर की इस छोटी सी घटना से भी ये क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये देख रहे हैं यार, ये बेचारा पेड़ भी है, ये बर्फ़ से दबा हुआ था, और ये कौवा जैसे ही फड़फड़ाया सुक डाउन, इसने पेड़ को हिलाकर बर्फ़ गिराया, तो इस पेड़ का दुख कम हुआ है, जो बोझ था बर्फ़ का वो कम हुआ है। तो मेरे भी दुख क्षणिक है, मेरे भी दुख एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और मैं भी सही मूड में, यानी खुशियाँ मेरे भी जीवन में लौट आएगी। तो कवि इस घटना से अपने आप को बदल लेता है। जो पूरा दिन बर्बाद करने वाला था वह अपना मूड चेंज कर लेता है और अपने बाकी दिन को बचा लेता है बर्बाद करने से। तो चलिए, तो ये मैंने मोटा मोटा सार बता दिया है, अब आपको पढ़ना है। व्हाट डज द क्रो सिम्बलाइज। कौवा किसका प्रतीक है? तो कौवा सोरो का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, कि एक दिन दुख फड़फड़ाएगा और हमें भी निजात मिलेगी दुख से। दिस डार्क साइड ऑफ नेचर इज फेस्ड बाय। प्रकृति के इस अंधेरे पक्ष का सामना मनुष्य मैन एट डिफरेंट टाइम इन लाइफ, जीवन में अलग अलग समय करता है। ये आपको पूरा याद करना है। व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ़ की धूल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो ध्यान दीजिए, डस्ट ऑफ स्नो इज ए कलेक्शन ऑफ टाइनिस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो रेस्टिंग ऑन अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बर्फ़ की धूल बर्फ़ के सबसे छोटे कण हैं जो किसी वस्तु के ऊपर विद्यमान है, मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर विद्यमान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। बर्फ़ की धूल किसकी ओर इशारा करती है, किसकी ओर इंगित करती है। द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द फॉलिंग डाउन ऑफ सैड pessimistic thoughts from the mind of poet. It removes those ideas. It indicates the change of the mood of the poet. बर्फ़ की धूल दुखपूर्ण विचारों को कवि के मन से हटाने की ओर इंगित करती है। यानी एक दिन बर्फ़ की धूल नीचे गिरेगी तो मतलब दुखपूर्ण विचार भी नीचे गिरेंगे। यह उन विचारों को हटा देती है। यह कवि के मन के भावों को बदलने को व्यक्त करती है। देखिए कैसे पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। बर्फ़ की धूल किसकी ओर इंगित करती है, किस ओर इशारा कर रही है। द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द फॉलिंग डाउन ऑफ सैड पैसिमिटिक थॉट्स फ्रॉम द माइंड ऑफ पोइट। बर्फ़ की धूल दुखपूर्ण विचारों को कवि के मन से हटाने की ओर इंगित करती है। इट रिमूव्स दोज आइडियाज, ये उन विचारों को हटा देती है। कौन से विचारों को, बुरे विचारों को। इट इंडिकेट्स द चेंज ऑफ द मूड ऑफ द पोइट, ये कवि के मन के भावों के बदलाव को व्यक्त करती है, यानी डस्ट ऑफ स्नो आइस। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कोवा और हेमलॉक एक विशेला पौधा है, हेमलॉक ट्री एक विशेला पौधा है, प्रकृति के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। देखो भी सीधी सी बात है भी, जो कोवा है वो भी दुख का प्रतीक दिखाया है, और जो हेमलॉक है विशेला ही वृक्ष क्यों लिया, क्योंकि कभी का मूड खराब है, अच्छा मूड होता कभी का तो कोई और ट्री की बात करता। तो ये सोरो की साइड को ही दिखाया है इन्होंने, तो ये अंधकार के साइड को कह रहे कि द क्रो रिप्रेजेंट्स द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर। कोवा प्रकृति के अंधकार में और दुखपूर्ण पक्ष को व्यक्त करता है। द हेमलॉक रिप्रेजेंट द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर। हेमलॉक प्रकृति के जहरीले पक्ष को व्यक्त करता है। मैन फेसेस बोथ दीज थिंग्स एंड डिफरेंट टाइम इन हिज लाइफ। आदमी अपने जीवन में इन चीज़ों को अलग अलग समय में सामना करता है, मतलब सुख दुख आते ही रहते हैं। जिस वक्त दुख आ रहा है तो समझ लो क्रो और हेमलॉक आ रहे हैं, तो मतलब उसको एक तरीके से प्रकट किया, आ नहीं रहा, मतलब समझाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, हाउ वाज द डे ऑफ पोइट सेव्ड। कवि का दिन किस प्रकार बच गया। भाई उसने देखा कि जैसे बर्फ़ की धूल हटी है, बर्फ़ की धूल हटने से जो हेमलॉक ट्री है उसको थोड़ा सा क्या मिला है, रिलीफ मिला है, तो मेरे भी दुख हटेंगे। तो वो कह रहे हैं कि द डे ऑफ पोइट वाज सेव्ड व्हेन द क्रो सुक डाउन। क्रो ने नीचे गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिराया। कह रहे कि कवि का दिन कवि के द्वारा बर्फ़ की धूल को हिलाकर गिरा देने से बच गया था। द एक्शन हेल्प द पोइट, उस प्रक्रिया ने कवि के पोइट रिमूव हिज सैड थॉट्स, कवि के दुखपूर्ण विचारों को हटा दिया उस घटना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। कह रहे कि बर्फ़ की धूल कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है। देर आर some simple actions that leave a great impact on human mind। कह रहे कि कुछ सामान्य कार्य मानव मन पर गहरा प्रभाव डाल देते हैं। होता है ना, कोई बात छोटी सी घटना भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस द पोइट्स मूड। ये बर्फ़ की धूल का गिरना कवि के मन को बदल देता है, मतलब कवि काफ़ी सेंसिटिव था, एक छोटी सी घटना से उसका मूड चेंज हो गया। उसने सोचा कि जब डस्ट ऑफ स्नो जो कि परेशान कर रही थी हेमलॉक ट्री को, मतलब हेमलॉक ट्री डस्ट ऑफ स्नो के बोझ में दबा हुआ था, जब उसकी बर्फ़ हट सकती है तो कभी कह रहा है कि मेरे भी दुख एक दिन हटेंगे, यानी उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। हाउ डज द पोइट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम। इस कविता में कवि ने प्रकृति को किस तरह प्रस्तुत किया है।
द पोइट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम एज ए मूड चेंजर बताया नेचर को। हिज सैड थॉट्स, रुको 2 मिनट पहले हिंदी देख लो। कवि ने इस कविता में प्रकृति को मन के भाव बदलने के रूप में प्रस्तुत किया है। हिज सैड थॉट्स, उसके दुखपूर्ण विचार, आर चेंज्ड, बदल गए, विद ए सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, यानी एक्ट के एक सिंपल से नेचर के एक सिंपल से एक्ट से बदल गए। उसके दुखपूर्ण विचार प्रकृति के सामान्य से बर्फ के कार्य से सामान्य से कार्य से बदल गए। ठीक है भी, काफ़ी सेंसिटिव बंदा है और इस तरह के बंदे मतलब प्रकृति में मतलब सहानुभूति दर्शाते हैं औरों के प्रति। चलिए, हाउ कैन यू से दैट द पोइट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बता ही दिया अभी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कभी बहुत संवेदनशील है? यार छोटी सी एक्ट से मूड चेंज हो रहा है तो सेंसिटिव है। सेंसिटिव वो होता है जो छोटी छोटी बातों से इफेक्ट पड़ता है जिस पर। ए सेंसिटिव मैन इज इफेक्टेड विद एवरी एक्शन, एक संवेदनशील व्यक्ति प्रत्येक कार्य से प्रभावित होता है। द सिंपल एक्ट ऑफ नेचर चेंज्ड द मूड ऑफ द पोइट, प्रकृति के सामान्य से कार्य ने कवि के मनोदशा को बदल दिया, मूड को बदल दिया। दिस शो, ये दर्शाता है ही इज़ वेरी सेंसिटिव, है बहुत सेंसिटिव है, इस कारण वह बहुत संवेदनशील है, कवि काफ़ी संवेदनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन वी प्रेडिकेट द पोइट्स मूड वाज हेल्ड इन रिग्रेट, हम ये किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? कवि का मन दुखी, परेशान और जकड़ा हुआ था, वो उदास होकर बैठा था भाई, पूरा दिन बर्बाद कर रहा था। इसमें लिखा हुआ है द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम इंडिकेट्स, लास्ट लाइन इंडिकेट कर रही है, इशारा कर रही है, दैट द मूड ऑफ द पोइट वाज हेल्ड ए रिग्रेट, यानी उसका मन दुखी था, निराशा से जकड़ा हुआ था। देखो कविता की अंतिम पंक्ति ये इंगित करती है कि उसका मन, कवि का मन दुख परेशानी से जकड़ा हुआ था। ही वॉज फुल ऑफ सैड एंड डार्क थॉट्स, वह दुखपूर्ण विचारों और अंधकार युक्त विचारों से परिपूर्ण था। ही वॉज फुल, वह फुल था किससे? सैड एंड डार्क थॉट्स, सैड मतलब दुखपूर्ण और डार्क मतलब अंधकार युक्त विचारों से क्या था? कवि क्या था? फुल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्या कहते हैं, व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, ये पिछले एग्जाम 2022 में आया हुआ, इस बार 2022 के बाद 23 हो चुका है और इस बार 24 आएगा, तो 1% कन्फर्म आना है, एडिशनली आएगा देखना। कह रहा है कि व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, कवि कविता डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहता है? द पोइट इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो वांट्स टू से दैट सिंपल एक्ट ऑफ falling of dust of snow from the tree on the poet leads to positive change in the thoughts of poet, कवि अपनी कविता डस्ट ऑफ स्नो में कहना चाहता है कि पेड़ से बर्फ गिरने की एक छोटी सी गतिविधि कवि के विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाती है। ए सेंसिटिव पर्सन गेट्स इम्पैक्ट बाय एवरी एक्शन, एक संवेदनशील व्यक्ति प्रत्येक छोटी गतिविधि का उस व्यक्ति पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देख रखी है तो उन बच्चों को बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये मॉडल पेपर 2022-23 में आया हुआ है। देखो संजीव पासबुक की हम हेल्प ले रहे हैं और इस बुक को परचेज कर लीजिए, काफ़ी मददगार है हमारे लिए ये। आपको कुछ नहीं करना, संजीव पासबुक खोल के बैठनी है और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, बस ये इतना काम करना है। बुक परचेज कर लो, पासबुक यानी संजीव स्ट्रक्चर। द वे एक करो, जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर गिराया, क्या चीज़ गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस प्रश्न करेंगे। विच ट्री इज मैंशनड, किस प्रकार के वृक्ष का वर्णन किया गया? तो हेमलॉक ट्री इज मेंशन, हेमलॉक ट्री का वर्णन किया गया है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। राइट राइम स्कीम एंड वर्ड्स, जो तुकांत योजना, तुकांत शब्द लिखिए, तुकांत राइम को बोला है। राइम क्या होती है? देखो ये इतना सा पैरा राइम है और ऐसे पैरे, जैसे एक पार्ट ये हो गया, ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ऐसे तीसरा पार्ट, सबको जोड़ें तो पोइम बनती है, लेकिन एक ये जो पैरा है ना, ये राइम होता है। मोस्टली गाने गाए जाते हैं तो पहले एक राइम गाया जाता है, फिर म्यूजिक चलता है। तो राइम के अंदर पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि तुकांत योजना और तुकांत शब्द लिखिए। तो वॉइस को देखो, वॉइस जिस प्रकार आएगी, क्रो, स्नो, ओ का साउंड आ रहा है, क्रो साउंड ओ, तो इसको मैं ए मान लूँ तो इसको भी मैं ए मानूंगा।
मी ट्री, ई का साउंड आ रहा है, ई का, मी ट्री, ये इसको मैं बी मान लूँगा। तो क्या क्या चीज़ बन गया, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो ए बी बन गया, ए बी। देखो ए बी। और वर्ड कौन से हैं, क्रो, मी, स्नो, ट्री। देखो द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम क्रो एंड स्नो, क्रो स्नो, ओ का साउंड है। और एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन मी ट्री, ट्री इसका साउंड है। दस द राइमिंग स्कीम इज ए बी। ये पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। दोबारा बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। साउंड को पकड़ना है, सेम साउंड को। पहले क्रो, ओ का साउंड ए मान लिया, तो इसके ओ का साउंड देखो, क्रो स्नो, इसको भी ए मान लिया। मी, ई का साउंड इसको बी मान लिया। ट्री, बी का साउंड इसको बी मान लिया, ये बी है। ठीक है, तो क्या बन गया, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, ए बी बन गया, ये रहा। चलिए अगला पढ़ते हैं। हाँ भी हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसी स्नो गिरी कवि के ऊपर, तो उसने उसके हार्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसके हार्ट को चेंज कर दिया, उसका मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, कवि पूरा दिन बर्बाद करने के चक्कर में बैठा था यहाँ। तो जैसे ही बर्फ़ ने ऊपर गिरी, तो उसको लगा कि हेमलॉक ट्री बेचारा वो भी दब रहा है, बर्फ़ ऊपर गिरी हुई है, तो बर्फ़ जब इधर गिरेगी, कौवा फड़फड़ाया, बर्फ़ उसकी गिरी, तो ट्री को रिलीफ हुआ, ट्री को एक तरीके से सुकून मिला। तो ये जो कवि है वो सोच रहा है कि मेरे भी दुख एक दिन इसी बर्फ़ की तरह हट जाएंगे, और जो ये पूरा दिन बर्बाद करने के लिए बैठा था, ये पूरा दिन अब बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि इसका मूड चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई ऑफ डे, और इसने हो सकता है कि सुबह बैठा हो, दोपहर तक दिन बर्बाद किया हो, शाम का दिन बच गया इसका। आई हैड रूड, वो पछतावा कर रहा था कोई चीज़ का, पछतावे में पूरा दिन बर्बाद करने वाला था। चलिए करना कैसे, देखो। हमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि पर्सन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पोइट, वाई वाज सो, कवि की स्थिति कैसी थी, ऐसा क्यों था। देखो ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा पहले तो पहला पर्सन करते हैं, अपने सीधे दूसरा करने लगे। देखो तो पहला पर्सन देखो, पहला पर्सन क्या कहते हैं, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ नेचर ऑन पोइट, प्रकृति के कार्य का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा। द एक्ट ऑफ नेचर चेंज द मूड ऑफ द पोइट, प्रकृति के कार्य ने कवि के मन को बदल दिया। हिज सैड थॉट्स वर रिमूव्ड एंड द पोइट वाज मेड विवेशियस अगेन बाय इट, विवेशियस जिंदा दिल इंसान, उसके दुखपूर्ण विचार सैड थॉट्स हटा दिए गए, वर रिमूव्ड तथा, एंड कवि इसके द्वारा वापस जिंदा दिल इंसान बन गया। द पोइट वाज मेड बन गया विवेशियस जिंदा दिल इंसान, अगेन बाय इट वापस। ठीक है भी, बर्फ़ ने गिरने ने, एक नेचर की छोटी सी घटना ने कवि को बदल दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पोइट, वाई वाज सो, कवि की स्थिति कैसी थी और ऐसा क्यों था। इनिशियली द पोइट वाज सैड, पोइट क्या था, प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में, द पोइट वाज सैड एंड डिप्रेस्ड, प्रारंभ में कवि अंधकार में और दुखपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। सैड दुखपूर्ण विचार, डिप्रेस्ड अंधकार में तनावपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। इट वाज सो बिकॉज, अभी भरा हुआ था, बहुत सारा भरा हुआ था। सो बिकॉज क्यों, ही वॉज फीलिंग वेट डाउन बाय द सोरो ऑफ लाइफ, ऐसा इस कारण था क्योंकि कवि जीवन के दुख से दबा हुआ था। जीवन के दुख का मतलब यहाँ पर है, ये लिखा हो ना, दबा हुआ था, वेट डाउन दबा हुआ था, सोरो ऑफ लाइफ यानी जीवन के दुख से दबा हुआ था, वेट डाउन। चलिए तो पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, याद कर लोगे तो फ़ायदा है आपका। ये आपके, मैंने दोनों चीज़ें करा दी आपको, राइम भी करवा दी। राइम का मतलब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, मतलब आप क्या कहोगे इसको, एक्सट्रैक्ट को स्टेंजा करवा दिया, 12th में स्टेंजा कहते हैं ना। चलिए उम्मीद है ये लेसन कंप्लीट हो गया अभी, डस्ट ऑफ स्नो। उम्मीद है कि आप अच्छे से करोगे, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ को, वीडियो को अच्छे से देखो, कुछ नहीं करना, पासबुक खोल के बैठ जाओ, वीडियो चला लो, बस याद करो, याद होना चाहिए, याद है तब भी कुछ होगा, कॉपी में लिख के नहीं भरना, याद होना चाहिए, बस दिमाग में लिखो, दिमाग भरा होना चाहिए, आंसर आने चाहिए आपको, नहीं आएंगे
तो दिक्कत है। अच्छा, आपको ये और बता देते हैं, ये है हमारा, लो जी, ये जिन्होंने हमसे कोचिंग करनी है, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट 10वीं 12वीं के लिए, ठीक है। कंपटीशन के लिए भी हमारी ब्रांच चल रही है, कंपटीशन के लिए अलग चीज़ है, वो भी आपको बता देंगे। ये 10वीं 12वीं के लिए। अगर आप 10th में हैं तो मॉर्निंग का बैच यहाँ पर आपको 8 AM मिल जाएगा, हॉल नंबर 6 वाल्मीकि चौक, ठीक है जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग बैच चल रहा है। 12th के ऑल सब्जेक्ट्स के बैच चल रहे हैं। फ़ीस बहुत कम रखी हुई है, 750 पर मंथ है वो एक सब्जेक्ट। 10th के लिए तो पूरा 750 है। हाँ, ये सरकारी स्कूल के लिए 750 और BPL परिवार के लिए 750 है। हाँ, जो सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका 1000 रुपये पर मंथ है। सिंपल सी फीस है। चलिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है। और हमारा जो मुख्य ऑफिस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। आपको मैं बिल्डिंग दिखा देता हूँ कहाँ है। ये स्क्रीन पर आप बिल्डिंग देख पा रहे हो। अगर ये हमारा मुख्य ऑफिस है, भगत सिंह चौक पर पड़ता है ये, भगत सिंह चौक विकल्प। यहाँ हमारे कंपटीशन के बैच हैं, रीट के बैच, सेकंड ग्रेड बैच, UGC नेट जून 2024 के लिए व्याख्याता के बैच, इसके अलावा IAS और RS के फाउंडेशन बैच मिलेंगे। SSC GD स्पेशल बैच चल रहा है, वो भी संपर्क कर सकते हो। ये 10th क्लास की आज हमने डस्ट ऑप्शन कंप्लीट कर ली है। और 10वीं की बैच यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। सुबह का मॉर्निंग का टाइम है सुबह 8 बजे का। यहाँ पर हॉल नंबर 6 में, हॉल नंबर 21 में 4 बजे का टाइम है। और यहाँ 6 नंबर में शाम 6 बजे का टाइम है शाम को। इसके अलावा भी आपको अलग अलग टाइम मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा सुबह शाम। आपको किसी भी लोकेशन पर आपको अगर बैच चाहिए तो मिल जाएगा। और आज ये पहली वीडियो कंप्लीट पहले करवा दी थी, आज ये दूसरी वीडियो है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा, समझ में आया, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।